Hello students, this is Kapil Yadav and today we are going to study integral equations. First of all, I hope you all are well. Let's start the topic integral equations. देखिए हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा है. डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. पहले तो डिफरेंशिएशन क्या होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल का. जनरली y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं. वहां पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं y का x के रिस्पेक्ट में, दैट इज dy by dx. उसके बाद स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. वो इक्वेशन जो मतलब जिसमें dy by dx, d2y by dx स्क्वायर मतलब या उसके हायर ऑर्डर्स और भी y और x की टर्म्स होती हैं, उस इक्वेशन को बोलते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन. सेम हेयर यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल. तो अगर जो हमारा अननोन फंक्शन, यहाँ पे इसने अननोन फंक्शन यानी कि हमारा y जिस किसी की भी हमें वैल्यू निकालनी होती है या फिर सॉल्यूशन निकालनी होती है, वो अगर अपीयर्स अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइंस, इंटीग्रल के साइन के अंडर अपीयर होता है तो उसको बोलेंगे इंटीग्रल इक्वेशन. तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिख रखा है. एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन in which an unknown function that is yt appears under one or more integral signs. यानी कि मतलब एक या एक से ज्यादा इंटीग्रल साइंस के अंदर अगर हमारा अननोन फंक्शन आता है तो उसको हम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं. ये तीन हमारे पास एग्जांपल्स दे रखे हैं इंटीग्रल इक्वेशंस के. ये हमारी तीनों क्या है इंटीग्रल, ये हमारे पास तीनों हमारी क्या है इंटीग्रल इक्वेशंस. उसके बाद इनमें एक चीज कॉमन है kxt. तो हमारी जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसमें kxt क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बेसिकली कर्नल बोलते हैं, कर्नल ऑफ द इक्वेशन, जो कि x और t का फंक्शन होता है. आगे चल के इसको और भी डीप मतलब पता चल जाएगा हमें कि कर्नल क्या होता है. वैसे यहाँ पे जनरल इंटीग्रल इक्वेशन के लिए मैं आपको बता दूं, कर्नल और ये जो f ऑफ x होता है ये हमारे पास दोनों फंक्शंस नॉन होते हैं और हमारा yt यानी कि अननोन फंक्शन होता है जिसकी हमें वैल्यू पता करनी होती है, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है स्टूडेंट्स. और लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट होता है और a और b इन इंटीग्रल इक्वेशंस में क्या होते हैं कांस्टेंट ले रखे हैं हमने लिमिट्स. ये वेरिएबल भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है इंटीग्रल इक्वेशन पे. आगे चल के हम पढ़ेंगे. उसके बाद आता है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस. तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, हम इंटीग्रल इक्वेशन को बेसिकली दो टाइप से डिवाइड करते हैं. वैसे तो और भी टाइप्स होते हैं जैसे कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, उन सभी को हम आगे पढ़ने वाले हैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन मतलब कंसेप्ट बेस पे इनको टाइप्स में बांटा गया है वो क्या है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस. तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में स्टूडेंट्स एक बेसिक डिफरेंस होता है, बस वो होता है इंटीग्रल की लिमिट्स जो होती है ना उनका डिफरेंस. आपकी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में आपकी जो इंटीग्रल की लिमिट्स होती हैं वो स्टूडेंट्स कांस्टेंट होती हैं. ए और बी क्या होते हैं यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं. और हमारी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में जो लिमिट्स होती हैं स्टूडेंट्स वो क्या होती हैं वेरिएबल. ये याद रखने के लिए हाईलाइट किया हुआ है मैंने, इनको याद रख सकते हैं आप ऐसे, बाकी जैसे आप याद रखना चाहो. फ्रेडहोम जैसे एफ से स्टार्ट होता है तो एफ से फिक्स मतलब लिमिट्स आपकी क्या होनी चाहिए, लिमिट्स शुड बी कांस्टेंट. और वी से वेरिएबल मतलब आपकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए वेरिएबल. आप ऐसे याद रख सकते हो, बाकी आप जैसे याद रखना चाहो. तो हम इंटीग्रल इक्वेशंस को दो टाइप से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, वोल्टेरा और फ्रेडहोम, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रल लिमिट्स. तो ये जनरल इक्वेशन लिख रखी है, ux इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी यू टी यू टी. ये के एक्स टी हमारा वही कर्नल ऑफ द इक्वेशन, एफ एक्स हमारा नॉन फंक्शन, यू टी और यू एक्स हमारे क्या है अननोन फंक्शन जिनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है. उसके बाद देखिए इनको वन बाई वन रीड आउट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, उसके भी आगे चल के सब डिवाइड कर रखा है, उसको पार्ट होते हैं इसके. बेसिकली जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, hx ux equals to f of x plus lambda a to x kxt ut dt. यहाँ पे ये x है स्टूडेंट, देखो वेरिएबल लिमिट दे रखी है तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है. kxt हमारा कर्नल, तो इसको बोलेंगे हम जनरल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन.
और ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। ये काइंड्स हमारे एच फंक्शन के बेस पे डिवाइड कर रखे हैं स्टूडेंट्स। जो इंटीग्रल इक्वेशन के काइंड्स हैं वो इस फंक्शन के बेस पे बता रखे हैं। तो देखो उसके बाद आती है दो टाइप से और है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। एक तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड और एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो देखिए आप नाम मतलब सेंस के हिसाब से इसको याद कर सकते हो। फर्स्ट काइंड का मतलब हमें इंटीग्रल इक्वेशन में निकालना क्या होता है, इस ux की वैल्यू हमारी सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है। तो आप नाम के मतलब सेंस से भी इनको याद रख सकते हो। अगर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बोला जाता है तो आपकी कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन में आपका ये जो u है ये आपको सिर्फ एक बार नजर आना चाहिए, मतलब एक बार प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज ut। और सिंपल सी बात है वो सिर्फ इंटीग्रल के साइन के अंडर ही आएगा, क्योंकि वो इंटीग्रल इक्वेशन है तो उसको मस्ट भी उसके अंडर तो एक बार आना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ओनली इंटीग्रल के साइन के अंडर आपका u आता है, मतलब अननोन फंक्शन आता है, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और वो तभी आएगा जब आपका hx यहाँ पे जीरो, ताकि ये कंप्लीट क्या हो जाए, जीरो। तो ये देखिए हमने hx को अगर जीरो लिया तो उस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को बोलेंगे हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये fx इस साइड आ जाएगा, जीरो पुट करने के बाद ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस fx इक्वल्स टू a2x kxt ut dt, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट काइंड की। उसके बाद सेकंड काइंड की मतलब हमारा u दो बार प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये ux इस साइड भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब इस hx को कुछ ना कुछ कांस्टेंट हमें लेना पड़ेगा। जनरली हमने इसको ले रखा है यूनिटी। तो अगर hx की वैल्यू 1 है तो हमारी जो स्टार इक्वेशन है ऊपर वो क्या हो जाएगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। हम उसको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बोलेंगे। तो ये लिख दिया हमने, यहाँ पे hx की वैल्यू 1 ले ली, ux इक्वल्स टू fx प्लस लैम्डा a2x kxt ut dt। तो ये हमारी हो जाएगी इंटीग्रल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कमी लगती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे हमने वोल्टेरा को पढ़ा वैसे ही फ्रेडहोम है, बस बेसिक डिफरेंस है जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, किसका, लिमिट्स का। यहाँ पे देखिए इक्वेशन वही है सेम सारी, hx ux इक्वल्स टू fx प्लस लैम्डा kxt ut dt। बस ये जो लिमिट्स है ना इंटीग्रल की, ये देखो आपकी बार कांस्टेंट है, और वोल्टेरा में यहाँ पे क्या था, x। तो ये हो जाएगी हमारी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड, या फिर जनरली हम इसको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। फ्रेडहोम को फिर डिवाइड कर रखा है वैसे ही दो काइंड से। तो देखिए वही, अगर आपका जो u है अननोन फंक्शन, अगर वो कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन में एक बार प्रेजेंट है तो वो फर्स्ट काइंड की हो जाएगी, अगर वो दो बार प्रेजेंट है तो वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। और वो कब होगा, जब अगर hx जीरो है तो आपकी वो फर्स्ट काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन, अगर आपका hx 1 है तो आपकी वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, क्योंकि उस टाइम पे आपका u इंटीग्रल इक्वेशन में दो बार प्रेजेंट रहेगा तो वो सेकंड काइंड की फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी। लिमिट्स आपकी कांस्टेंट, kxt आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, कर्नल ऑफ द इक्वेशन। देखिए मैं किसी भी बात को रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि पता है आपको हमारी वीडियो ऑनलाइन चल रही है तो आपको समझ नहीं आता, तो आप पॉज करके उसको मतलब समझ सकते हैं या फिर उसको रिवर्स करके देख सकते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपकी सभी क्यूरीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद देखिए होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, हम इंटीग्रल इक्वेशंस को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज होमोजीनिटी और नॉन होमोजीनिटी। तो देखिए हमारी इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है बेसिक hx ux इक्वल्स टू fx प्लस लैम्डा a2bx kxt ut dt। यहाँ पे जो ये fx फंक्शन है हमारा, इसके बेस पे हम अब इंटीग्रल इक्वेशन को और डिफाइन करेंगे। अगर हमारा fx फंक्शन जीरो हो जाता है तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। अगर ये नॉन जीरो होता है तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। देखिए ये भी सेंस के हिसाब से ये बिल्कुल, अगर जीरो है तो होमोजीनियस, अगर नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आप वोल्टेरा और फ्रेडहोम और होमोजीनिटी और नॉन होमोजीनिटी को मिक्सअप करके कंप्लीट डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि मतलब क्या वोल्टेरा मतलब होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा क्या होती है। अगर दोनों कंडीशंस आप अप्लाई कर दें तो वो होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी। मतलब ऐसी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन
जिसमें एफ एक्स जीरो होता है तो वो हो जाएगी होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और ऐसी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें एफ एक्स आपका नॉन जीरो है तो वो हो जाएगी नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। सेम डेफिनेशन आप फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर लगा सकते हैं, बस वहां पे इतना डिफरेंस होगा कि आपकी जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट होंगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।